इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए CSS का फुल ट्यूटोरियल। अगर आप लोग कोई ओ लेवल कोर्स कर रहे हैं या आप वेब डिजाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं और आपको CSS समझ में नहीं आ रही या आपको CSS नहीं पता है, तो बस आप एक वीडियो देखिए और जिसमें आपको CSS का पूरा कवरअप हो जाएगा। CSS को हमने फुल डिटेल में इसमें समझाया है, इसलिए हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन आप लोग अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो डेफिनेटली आपको 100% सब कुछ समझ में आएगा। ऐसा कोई भी टाइप कोई भी स्टाइल नहीं है जो आपको समझ में ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहले CSS होती क्या है। CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कहने का मतलब है, नाम से पता चल रहा है कि ये स्टाइलिंग के काम आती है। इट्स यूज फॉर वेब डिजाइनिंग, यानी कि अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो वो कितनी सुंदर दिखेगी ये आपकी CSS डिसाइड करता है। तो आपको CSS आना बहुत ही जरूरी होती है। CSS के बिना आपकी साइट बिल्कुल ही बेकार दिखेगी लेकिन काम पूरा करेगी। तो अगर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन करता है कि बिना CSS के क्या सर आप वेबसाइट बना पाएंगे, हाँ बिल्कुल बन जाएगी, लेकिन वो बहुत ही बेकार दिखेगी और वर्क तो करे। तो आज हम लोग क्या क्या कवरअप करने वाले हैं कि CSS क्या होता है, टाइप्स ऑफ CSS कितने प्रकार की होती है, सेलेक्टर्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, बैकग्राउंड कलर कैसे लगाते हैं, फॉन्ट कलर कैसे लगाते हैं, बॉर्डर्स क्या होते हैं, बॉक्स क्या होता है, इमेज को कैसे डेकोरेट करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग कवरअप करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोई भी कोड एडिटर ओपन कर लेते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, सबलाइन ओपन करते हैं। हमने जैसे सबलाइन लिखकर एंटर किया, ये हमारी सबलाइन की एक फाइल आ गई है। फिर हम Ctrl+N बटन दबाकर एक नई फाइल ले लेते हैं और इसके बाद में आपको क्या करना है, इस फाइल को सेव करना है। Ctrl+S के साथ में आप किसी भी नाम से इस फाइल को सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने डाल दिया ओ लेवल CSS.html आपको जरूरी होता है लगाना और आप एंटर बटन को प्रेस करेंगे। इसके बाद में मैं HTML की बॉर्डर प्लेट को इंसर्ट करता हूं। सिंपल आप देख सकते हैं कि HTML की बॉर्डर प्लेट इंसर्ट हो गई है। अगर आपको नहीं पता कि ये कोड क्या है तो इसका मतलब है कि आपको सबसे पहले HTML सीखनी चाहिए। HTML के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, वहां पर जाकर आप पूरा HTML सीख सकते हैं। उसके बाद में ही ये CSS का वीडियो देखिएगा, क्योंकि इस CSS वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा का पूरा स्टाइलिंग सिखाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ CSS सिखाऊंगा, HTML को डिफाइन नहीं करने वाला हूँ। इसमें आप लोग जानेंगे कि किसी टेबल को कैसे डिजाइन करते हैं, किसी नेविगेशन बार को कैसे डिजाइन करते हैं, कोई फॉर्म कैसे डिजाइन करते हैं, ये सारी चीजें आएंगी, ना कि आपका HTML। इसीलिए सबसे पहले HTML का वीडियो देखिए, उसके बाद में आप आइए तब आप CSS का वीडियो देखिए, तभी आपको बेहतर समझ में आएगा। फिलहाल टाइटल में हमने डाल दिया VIIT कंप्यूटर क्लासेस और इसके बाद में आपको आ जाना है सीधा बॉडी में। और बॉडी में आपको पता है कि हम एक पैराग्राफ डाल सकते हैं और मान लीजिए आपने लिख दिया आई एम पैराग्राफ। आप चाहें तो कोई हेडिंग भी डाल सकते हैं H1, और जैसे H1 करके आपने फर्स्ट हेडिंग डाली और इसमें जो चाहे वो आपने लिख दिया। मान लीजिए मैंने लिख दिया VIIT कंप्यूटर सेंटर और अब आप इसका आउटपुट देख सकते हैं कि ये फाइल हमारे डेस्कटॉप पर आ गई है। देखिए olevel.css के नाम से, बस आपको डबल क्लिक करके इसे ओपन करना है और आप देख पाएंगे यहाँ पर कि VIIT कंप्यूटर सेंटर भी लिख कर आ रहा है और पैराग्राफ भी लिख कर आ रहा है। तो ये तो हो गई पूरा HTML वाली बात। इतना अभी तक मैंने कोई भी CSS यूज नहीं की है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि CSS होता क्या है। CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कहने का मतलब है कि इससे हम लोग किसी भी वेबसाइट को अपने डिजाइन कर सकते हैं। अब वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए आपको इसके जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपको पता होनी चाहिए, जो मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो CSS होती है ये कितने प्रकार की होती है। ये आपकी 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला होता है इनलाइन CSS, दूसरा होता है इंटरनल CSS और तीसरा होता है एक्सटर्नल CSS। तो चलिए पहले हम इनलाइन CSS का बात कर लेते हैं। सिंपल, अगर हमें पैराग्राफ पे इनलाइन CSS लगाना है, देन हम पैराग्राफ जहाँ पर P बना हुआ है वहाँ पर एक स्पेस देंगे और लिखेंगे स्टाइल इक्वल और डबल कोट के अंदर जो भी हमें स्टाइल करवाना है, मान लीजिए हमने कहा कलर रेड। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर
ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे हमने कलर लिखा और डबल कोट के अंदर ही आप इस चीज को देख पाएंगे कि यहाँ पर ये कॉलन लगा हुआ है और उसके बाद में मैंने यहाँ पर रेड लिखा हुआ है। ऐसे ऐसे ही आपको लिखना है। बस हमने कंट्रोल एस से इस फाइल को फिर से सेव किया और यहाँ पर आपको हम रिफ्रेश करके दिखा सकते हैं, इसका कलर देखिए रेड हो चुका है। तो ऐसे करके अगर हमें कोई भी इनलाइन सीएसएस डालनी होती है तो हम आसानी से इनलाइन सीएसएस को डाल सकते हैं। और इनलाइन सीएसएस में एक्चुअली हम लोग वही काम करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक स्टाइलिंग लगानी है तो हम लोग इनलाइन सीएसएस का उपयोग कर सकते हैं, नहीं तो हम ज़्यादातर एक्सटर्नल सीएसएस का ही उपयोग करते हैं। अब हम लोग यूज करने वाले हैं इंटरनल सीएसएस का। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसे पहले मैं हटा देता हूँ। हेड के अंदर हेड टैग जो क्लोज हो रहा है उसके पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर स्टाइल टैग लगाना है, स्टाइल टैग। और स्टाइल टैग लगाने का मतलब है कि आप यहाँ पर पूरी की पूरी सीएसएस लिखने वाले हैं। तो अब मैं बताता हूँ कि टारगेट कैसे करना होता है, मतलब किस चीज़ को आप स्टाइल करने वाले हैं ये आप कैसे डिफाइन करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल, जैसे मान लीजिए हेडिंग को टारगेट करना है, एच पर लिख दीजिए और कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज करना होता है आपको, ये वाला होता है कर्ली ब्रैकेट। और आप जैसे एंटर बटन को प्रेस करेंगे आप देख पाएंगे कर्ली ब्रैकेट बीच में है और ओपन और क्लोज के बीच में आप लोगों को पूरी की पूरी सीएसएस लिखनी होती है। जैसे मान लीजिए हमने इसका कलर कर दिया ब्लू, देखिए मैंने क्या किया, कलर, ये कॉलन लगाएंगे हम लोग, उसके बाद में उसका कलर का नाम दे देंगे और फिर ये वाला हम सेमीकोलन लगाते हैं। एक प्रॉपर्टी हमारी खत्म हो गई, मैंने कलर दे दिया और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका कलर ब्लू हो चुका है। चलिए, इसके अलावा अगर आपको बॉर्डर लगाना होगा या कुछ और करना होगा, जो भी आपको करना है वो आप सिंपल यहाँ से कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी का यूज करके इसका जो बैकग्राउंड कलर था उसे कर दिया ब्लैक और आप देख पाएंगे यहाँ पर कि इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो चुका है। तो आप ऐसे करके आसानी से सिंपल कोई भी प्रॉपर्टी का उपयोग कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि एक्सटर्नल सीएसएस क्या होती है। एक्सटर्नल सीएसएस के लिए हमें एक बाहर से कोई भी सीएसएस की फाइल बनानी होगी और उस बाहर जो सीएसएस है उसका हम लोग इसे लिंक कर देंगे, इस सीएसएस से हम उसे लिंक कर देंगे और तब ये काम करेगी। यानी कि हम लोग सीएसएस तो किसी दूसरी फाइल पे लिखेंगे लेकिन उसे हम अटैच इस वाली एचटीएमएल की फाइल से कर देंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल कंट्रोल प्लस एन बटन को प्रेस करके हम नई फाइल लेते हैं, इसे सेव करेंगे और मान लीजिए हमने index.css के नाम से इसे सेव कर दिया। इसका जो एक्सटेंशन है आपको .css लगाना पड़ेगा क्योंकि ये CSS की फाइल है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप CSS ही लिखने वाले हैं। बस आपको सेव कर लेना है इसे। अब आप जो भी करेंगे, मान लीजिए फिर से वही काम हम कर लेते हैं कि H1 हेडिंग 1 को टारगेट किया और इसका कलर कर दिया मैंने वाइट और इसके बाद में मैंने बैकग्राउंड कलर कर दिया ब्लू। सेव किया और यहाँ पर रिफ्रेश किया। देखिए अभी कोई भी चेंजिंग नहीं हुई है। क्यों चेंजिंग नहीं हुई है? क्योंकि हमने यहाँ से इसे लिंक नहीं किया, हमें लिंक करना पड़ेगा। अभी आप देख पा रहे होंगे कि सिंपल जैसे पहले HTML से सिर्फ लिखा हुआ था वैसे ही आ रहा है। तो लिंक कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम लिंक टैग का उपयोग करेंगे, लिंक, और इसके बाद में REL रिलेटिव रेफरेंस में हम स्टाइल शीट लिख देंगे और टाइप में टेक्स्ट फाइल है, इसे आप चाहें तो हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और HREF हाइपर रेफरेंस होता है। अगर आपने HTML सीखा है तो रेफरेंस जानते होंगे क्या है, और नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ कि क्या होता है कि किसी भी फाइल की प्रॉपर्टी को कहीं से भी लिंक करने के लिए
आपको क्या करना पड़ता है, उस फाइल पर जाना पड़ेगा, राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज पे आपको जाना है सिंपल, और इसकी लोकेशन को आप कॉपी करेंगे और उसके बाद में आपको यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे, फिर आप स्लैश लगाएंगे, उसके बाद में आप उसी फाइल का नाम कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे, फिर डॉट CSS लगाएंगे, जो भी इसका एक्सटेंशन हो वो आप डॉट में लगा देते हैं। और जैसे ही मैंने सेव किया और यहाँ से मैंने रिफ्रेश किया, आप अंतर देख सकते हैं। क्लियर? चलिए बात कर लेते हैं ये रिलेटिव रेफरेंस होता क्या है, ये रेफरेंस हम क्यों देते हैं। एक्चुअली हम लोग जिस फाइल को इससे लिंक कराना चाह रहे हैं उसकी हमें लोकेशन बतानी तो पड़ेगी कि हम कहाँ से लिंक कराना चाह रहे हैं, तो वो हमें बताने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो ऐसे करके आप लिंक कर सकते हैं। लिंक करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है रिलेटिव, एक होता है एब्सोल्यूट। अभी जो हमने यूज किया है ये एब्सोल्यूट था, यानी कि आप देख पा रहे होंगे कि हमने पूरा लोकेशन कॉपी किया, पेस्ट किया, फिर स्लैश लगाया, नाम कॉपी किया, पेस्ट किया, फिर डॉट उसका एक्सटेंशन लगाया। ऐसे करके आप कोई भी URL कोई भी लोकेशन दे सकते हैं, सिंपल है। लेकिन एक और भी तरीका ये होता है कि अगर ये दोनों फाइल पास दोनों फाइल की लोकेशन सेम है और आप इससे लिंक कराना चाह रहे हैं, तो आपको जरूरत नहीं है कि आप पूरी की पूरी लोकेशन कॉपी करें, आप इसे हटा भी सकते हैं। सिंपल आपने लिख दिया index.html या index.css, जिसकी भी आपको फाइल है, और आप सिंपल यहाँ जाके रिफ्रेश कर सकते हैं, कोई भी अंतर नजर नहीं आएगा और आप प्रॉपरली वर्क कर पाएंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, ये आप तभी कर पाएंगे कब, ये आप तभी कर पाएंगे जब दोनों की लोकेशन सेम हो। अगर दोनों की लोकेशन सेम नहीं है तो ये वर्क नहीं करेगा। तो तीनों प्रकार से आपका हो गया है कि 3 प्रकार से हम लोग CSS का उपयोग कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग इस वीडियो में इंटरनल CSS का उपयोग करने वाले हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर स्टाइल टाइप को सिंपल लगा दिया है। और अब हम लोग इसमें पूरी की पूरी CSS लिखने वाले हैं। इस CSS फाइल को यहाँ से हटा देते हैं, इसे भी हटा देते हैं, ताकि जो हमारे काम की चीज़ें हैं वही यहाँ पर रहें और आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। चलिए अब मैं अपने नोट्स में देख लेता हूँ कि आप लोगों को कौन कौन से टैग आज मैं कवर अप करने वाला हूँ। हाँ, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है कि CSS एक कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है, इससे हम लोग स्टाइलिंग कर सकते हैं। और इसके बाद में है इनलाइन, एक्सटर्नल, इंटरनल CSS, ये भी हमने आपको बता दिया है। इसके बाद में CSS फॉन्ट्स। अब स्टाइल टैग में मान लीजिए H1 को हमने टारगेट किया, हेडिंग को, और इसके बाद में मुझे इसका फॉन्ट साइज ग्रो या श्रिंक करना है, देन हम सिंपल फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी का उपयोग करेंगे। फॉन्ट डैश लगा के आपको साइज लिखना है और इसके बाद में आप जो भी फॉन्ट साइज लगाना चाहें, मान लीजिए हमने 25 पिक्सल लगा दिया, सेव किया। इसके बाद में जैसे मैं यहाँ पर जाके इसे रिफ्रेश करूंगा, आप देख सकते हैं कि इसका साइज 25 पिक्सल हो चुका है। चलिए कई बार क्या होता है कि हमें अंतर नजर नहीं आता है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि आप क्या कीजिए, गूगल क्रोम में बहुत अच्छी फैसिलिटी दी है जिससे हम लोग डेवलपर मोड में जाकर और आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ से इंस्पेक्ट पे जाना है। और जैसे आप इंस्पेक्ट पे जाएंगे ये वाली विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसे तो फिलहाल मैं कर लेता हूँ। नीचे, और अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि देखिए यहाँ पे स्टाइलिंग पूरी है। H1 में इन लोगों ने क्या किया है, फिलहाल हम लोगों ने किया था 25 पिक्सल दिया है। अब हम इसे यहाँ से घटाएंगे, बढ़ाएंगे। देखिए जैसे मैं आप पैर दबा रहा हूँ ये बढ़ रहा है, देन आप साइज यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर पाए। अगर हम कम कर देंगे देन ये कम हो रहा है, मतलब CSS की प्रॉपर्टी हमारी ऐसे वर्क कर रही है।
तो आप देख पा रहे हो कि जितना साइज आपको बढ़ाना है, मान लीजिए आपको इतना अच्छा लग गया, तो कितना है 39 है, यहाँ पर जाइए आप 25 की जगह पे 39 कर दीजिए और आपका कोड तैयार हो गया। अब आप रिफ्रेश करेंगे तो ये, और साथ ही आप लोगों को ये भी बात बता दूं कि ये जो होता है ये आपका टेम्परेरी कोड होता है। कहने का मतलब अगर आपने इसमें कोई स्टाइलिंग की है, मान लीजिए मैंने पैराग्राफ को स्टाइल किया, यहाँ से मैं स्टाइल कर सकता हूँ। सिंपल हमने लिख दिया कलर और कर दिया रेड, देन आप देख पा रहे होंगे यहाँ से कलर रेड हो गया हमारा। लेकिन जैसे ही कोई यहाँ से रिफ्रेश करेगा देन ये फिर से चला जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट तो कर सकते हैं, यहाँ पर समझ तो सकते हैं कि हाँ आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर रहे हैं, अंतर हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके बाद में आपको वहीं पर जाना पड़ेगा। चलिए कैंसिल करता हूँ। फॉन्ट साइज हो गया। इसके बाद में अगर आपको फॉन्ट कलर चेंज करना है देन आपको सिंपल कलर लिखना है, और कलर के बाद में आप जो भी कलर देना चाहते हैं, मान लीजिए आपने ग्रे देना है देन आप ग्रे कलर भी दे सकते हैं। सिंपल है, ये आप देख सकते हैं ग्रे कलर इसने दे दिया है। और फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, अगर आपको फॉन्ट फैमिली देना है, फॉन्ट फैमिली भी आप लगा सकते हैं। फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी, और यहाँ से आप फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अब आपको नहीं पता है कि फॉन्ट साइज कौन कौन सी होती हैं, तो आप क्या कीजिए, सिंपल बिन वर्ड में जाइए, MS वर्ड में, और यहाँ पर जाने के बाद में अगर आप यहाँ से फॉन्ट चेंज करने के लिए सोच रहे हैं तो आप इतनी सारी फॉन्ट्स आप याद कर लीजिए। याद तो सारी नहीं करनी है आपको, लेकिन जो भी आपको मैन है वो आप यहाँ से इसे कॉपी कर सकते हैं। बस आपने लगाई वो फॉन्ट, इस URL पे क्लिक किया, कॉपी कर लिया और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दिया। ये चीज़ सिंपल है आपके लिए। या आप नोटपैड में भी जाके ये काम कर सकते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर में जाके आप ये काम कर सकते हैं आसानी से, और बहुत अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। फॉन्ट स्टाइल चेंज हो गई। फिलहाल फॉन्ट कलर जानता हूँ कि अच्छा नहीं लग रहा है, मैं कर देता हूँ ग्रीन, और अब देखता हूँ। हाँ, तो ऐसे करके आप लोग फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हैं और फॉन्ट फैमिली भी चेंज कर सकते हैं। या अगर आपको एरियल लगाना है देन आप एरियल फॉन्ट फैमिली लगा सकते हैं। सिंपल देख सकते हैं यहाँ पे एरियल फॉन्ट फैमिली लग गया। और अब आप कहेंगे कि सर आपने एरियल भी लगा दिया, कॉमा लगा के ये भी लगा दिया, कॉमा लगा के हम चाहें तो और भी यूनिटो वगैरह लगा सकते हैं फॉन्ट फैमिली। हाँ, तो ये ऐसा क्यों? हाँ कि सर आप इतनी सारी क्यों लगा रहे हैं? जैसे बाई चांस किसी कारणवश एरियल फॉन्ट फैमिली हमारी वहाँ पे लोड नहीं हो पाई तो ये तो दिखाई पड़ेगी। हाँ, ये नहीं लोड हो पाए तो अगली वाली दिखाई पड़ेगी। ऐसे करके हम लोग 2 3 4 फॉन्ट्स यहाँ पर डाल देते हैं ताकि हमारे लिए ये सुविधा रहे कि आप आसानी से फॉन्ट्स जैसे गूगल पे ना जानी पड़े। चलिए ठीक है। इसके बाद में फॉन्ट हो गया, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली हो गया, और फॉन्ट वेट ये भी देख लीजिए। फॉन्ट वेट, चलिए मैं पैराग्राफ अप्लाई करता हूँ। सिंपल मैंने P लिखा और पैराग्राफ पर मैंने अप्लाई कर दिया इसे, और यहाँ पर मैंने इसका सबसे पहले मैं कलर कर देता हूँ कैसा कैसा, रेड, और बैकग्राउंड कलर वाइट तो होता ही है, ब्लैक कर दो, ब्लैक। और फॉन्ट अब की बार मैं फॉन्ट वेट लगाने वाला हूँ। अगर मैंने लगा दिया बोल्ड देन आप देख पाएंगे जैसे मैंने फॉन्ट वेट बोल्ड लगाया है देन ये देखिए डार्क आ गया। अगर मैं यहाँ पे बोल्ड ना लगाता, फॉन्ट वेट को थोड़ी देर के लिए मैं कमेंट आउट करता हूँ, और आप देखिए आप ये नॉर्मल आ रहा है। अगर किसी भी टेक्स्ट को आप बोल्ड करना चाहते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं, अंडरलाइन करना चाहते हैं, देन आप यहाँ पर फॉन्ट वेट का उपयोग कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर एक चीज और भी आ गई है कि ये क्या चीज है सर, ये होते हैं CSS के कमेंट्स। अब कमेंट क्या होता है? कमेंट वो कोड होता है जो आपको समझने के लिए तो लिखा जाता है, लेकिन इसे
लिखा या ना लिखा होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। कहने का मतलब है कि ये आप तो देख पा रहे हैं लेकिन गूगल इसे नहीं देखता है, गूगल इसे इग्नोर कर देता है, कहता है कि मुझे इससे मतलब नहीं है। तो अगर कोई भी आप फॉन्ट लिखना चाहते हैं और अगर आपको नहीं पता है कि भाई आगे चल के क्या होने वाला है, हाँ, तो आप क्या कीजिए, जैसे आप बाई चांस कुछ चीज़ भूल गए, तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी वेबसाइट बनाते समय उस पर कमेंट बहुत जल्दी लिखते हैं, कमेंट लिखते हुए चले जाते हैं ताकि आगे चल के हमें अगर उसमें कोई डेवलप करना हुआ, कुछ चेंजिंग करना हुआ, तो हम आसानी से चेंजिंग कर पाएँ। तो अनकमेंट कर देते हैं। अब कमेंट करने के लिए आपको सिंपल स्लैश और स्टार लगाना है, ये कमेंट में चला जाएगा और यहाँ से आप स्लैश और स्टार को क्लोज कर सकते हैं। फिलहाल सबलाइम एक अच्छा ऑप्शन देता है हमारे लिए, जो मैं उपयोग करता हूँ। जिस भी लाइन को आप कमेंट आउट मारना चाहते हैं, बस कंट्रोल के साथ में स्लैश बटन दबाइए और आपका काम हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो कमेंट्स हो गए और बोल्ड हो गया। इसके बाद में अगर आपको इसे इटैलिक करना है, चलो इटैलिक भी कर लेते हैं। ये भी आप देख पाएंगे। और अगर आपको अंडरलाइन करना है, दूसरा तरीका ये भी होता है बोल्ड और इटैलिक अंडरलाइन करने के लिए आप सिंपल इस पैराग्राफ के अंदर ही अगर बी टैग लगा देंगे, देन ये बोल्ड, आई टैग लगा देंगे इटैलिक, और अगर यू टैग लगा देंगे तो ये अंडरलाइन हो जाता है। आप देख पाएंगे बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन सिंपल ये हो चुका है। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को HTML में बताई थी और शायद आपको पता भी होगी अगर आपने वीडियो देखा है तो। चलिए ठीक है, इसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, फॉन्ट्स हो गया, CSS बॉर्डर। अब बॉर्डर पे आते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को CSS फॉन्ट समझ में आया है, हाँ, और अभी तक आप इस वीडियो पे बने हुए हैं और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और भी लोगों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो मैं बड़ा करने वाला हूँ और उसमें पूरी CSS इसमें मैं कवर करने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं आगे क्या करने वाला हूँ, CSS बॉर्डर पे काम करने वाले हैं हम लोग। CSS बॉर्डर पे काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल यहाँ पर बॉर्डर प्रॉपर्टी का उपयोग करेंगे, बॉर्डर प्रॉपर्टी। और आप अलग अलग भी बॉर्डर लगा सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने लगा दिया लेफ्ट बॉर्डर 6 पिक्सल, देन आप यहां पर देख पाएंगे, एक मिनट, पहले मैं इसका कलर जो है उसे कमेंट आउट करता हूं और ये चीज, और राइट बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, ऐसे करके आप बॉर्डर लगा पाएंगे। चलिए फिलहाल मैं इन सब चीज़ों को डिलीट करता हूँ और एक इमेज को इंसर्ट करके उस पर मैं आपको बॉर्डर बताता हूँ। मैंने किया IMG, IMG टैग, सोर्स कोड में मैंने क्या किया, d.s.jpg लिख दिया। अब मैंने लिख तो दिया है s.jpg, लेकिन यहाँ पर तो कोई s नाम से फाइल है ही नहीं। आप लोग कहेंगे सर ये तो आएगा ही नहीं, तो देखिए मैं क्या करता हूँ, सिंपल मैं जाता हूँ अपने कोर्स में और डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, सारे दोस्तों अगर आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी एजेंसी आपको कांटेक्ट करेगी और आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाएगी। आप घर बैठ कर डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं और घर बैठ के ऑनलाइन पैसा भी कमा सकते हैं। ये देखिए हम लोग वर्क कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग पर और हमारे यहाँ से काफ़ी स्टूडेंट सीख रहे हैं और अच्छा खासा इनकम भी कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को इनकम करने में इंटरेस्टेड हैं, आप
पैसा कमाने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको जल्द ही मिलेगा। चलिए फिलहाल अब मैं इसका नाम रख लूँगा एस। ध्यान से देखिए, इस फाइल को मैं यहाँ पर लेकर आया, हाँ देन तो ये हमारा जो कोड है ये सही हो गया। पहले तो ये गलत था लेकिन अब सही है। और अब आप यहाँ पर देख पाएंगे कि इमेज आ चुकी। अब इस इमेज में हम कुछ और भी चीज़ें देखता हूँ कि पहले इमेज को ही पढ़ लेते हैं बॉर्डर थोड़ी देर के लिए, अभी स्किप करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि IMG मतलब SRC, और SRC क्या होता है, सोर्स कोड होता है। सोर्स यानी कि आप कहाँ से फाइल को लिंक कराना चाह रहे हैं उसके लिए आपको सोर्स लगाना पड़ेगा। सोर्स मीन्स जो रेफरेंस है वो आपको देना पड़ेगा। इसके बाद में आप एंटर करेंगे और इसकी विड्थ सेट कर पाएंगे। विड्थ मान लीजिए आपने कर दिया 100%, 100 पिक्सल कर दिया। चलिए आप देख पाएंगे इसकी जो विड्थ थी वो 100% या 100 पिक्सल हो चुकी। अब ऐसे अगर आपको हाइट चेंज करनी है तो आप हाइट भी चेंज कर पाएंगे। हाइट मान लीजिए आपने कर दिया 300 पिक्सल्स। अब देखिए हम जो आपको दिखाना चाह रहे हैं वो चीज़, बाई चांस आप हाइट एंड विड्थ दोनों सेट करते हैं, हाँ तो ये प्रॉब्लम आपके सामने आएगी। देखिए हमारा लोगो क्या हो रहा है, लंबाई में ज़्यादा हो गया है चौड़ाई की अपेक्षा। तो ऐसा काम आप कभी मत कीजिएगा, इसीलिए मैंने आपको करके दिखाया है। यानी कि अगर आप हाइट सेट कर रहे हैं तो हाइट सेट कीजिए, और अगर आप विड्थ सेट कर रहे हैं तो आप विड्थ सेट कीजिए। दोनों में से कोई एक ही चीज़ आप सेट करें, क्योंकि अगर आप दोनों सेट करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए आप एक चीज़ सेट कीजिए और आपका वर्क प्रॉपरली होता रहेगा। इसके बाद में आल्ट एट्रीब्यूट के बारे में अगर आपको बताएं, आल्ट एट्रीब्यूट क्या होता है कि वो अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो फाइल ना लोड होने पर दिखेगा। मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया प्लीज वेट ए मिनट और इसे सेव किया, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कुछ भी ऐसा आपको देखने को नहीं मिला है जो आल्ट में कुछ चेंजिंग कर पाए। तो चलिए देखते हैं कि क्यों नहीं हुआ है। ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट तब यूज होता है जब आप वो फाइल लोड नहीं हो पा रही है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसमें कोई गलती करनी पड़ेगी। मान लीजिए मैंने इसमें R ऐड कर दिया, और अब आप देख पाएंगे कि ये फाइल हमारी लोड नहीं हो पाएगी क्योंकि ये सोर्स कोड हमारा गलत हो गया है। तो यहाँ पे IMG की जगह पे देखिए प्लीज वेट ए मिनट लिखकर आ रहा है। तो ऐसे करके आप लिख सकते हैं, और ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि कई बार जब हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं और हमारी वेबसाइट लोड होने में टाइम लगा रही होती है, तो उस समय जो यूजर है उसे कुछ ना कुछ तो दिखेगा, उसे लगेगा चलिए ठीक है वेट करते हैं कि फाइल लोड हो रही है। तो ये चीज़ आप विशेष ध्यान रखिएगा, ये ज़रूरी होता है। चलिए ठीक है, मार्जिन और पैडिंग, ये देखो क्या होता है कि आप सिंपल एक इमेज है, इसे ही मैंने कॉपी कर लिया, दूसरी इमेज कॉपी, तीसरी इमेज कॉपी, चौथी इमेज, 4 इमेज डाल, और अब आप यहाँ पर देख पाएंगे कि 4 इमेज हमारे सामने आ चुकी है। और बॉर्डर का कलर हम कर देते हैं ब्लैक, और इसके बाद में हम बॉर्डर रेडियस को भी कम कर देते हैं ताकि आप ऐसे देख पाएंगे। और अब हम इन पर देने वाले हैं बॉर्डर मार्जिन। चलिए अब हम मार्जिन हमने जैसे सेट किया 6 पिक्सल्स। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मार्जिन क्या चीज आ रही है। मार्जिन यानी कि 2 इमेजेस के बीच की जगह को हम लोग मार्जिन कहते हैं। आप सिंपल जितना आप मार्जिन बढ़ाना चाहो उतना आप बढ़ा सकते हो। मान लीजिए 9 पिक्सल कर दिया आपने, आप तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पर 9 पिक्सल आपको नजर आ रहा है। या आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाकर यहाँ से भी ट्राई कर सकते हैं कि कितने पिक्सल आप बढ़ा रहे हैं। सिंपल आप अपने पिक्सल बढ़ाते रहिए। मार्जिन यहाँ पर देखिए मैं कर रहा हूँ,
बॉडी के अंदर आईएमजी को हमने टारगेट किया और आईएमजी में हमने मार्जिन देखिए बढ़ा रहे हैं। तो दो इमेजेस के बीच की जगह को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं देन आप मार्जिन का उपयोग करेंगे, सिंपल। इसके अलावा अगर आप 2 बार देते हैं, 3 बार देते हैं, 4 बार देते हैं तो क्या होगा, इस चीज़ को समझ लीजिए। ये देखिए, ये टॉप मार्जिन है, ये टॉप मार्जिन है, जो फर्स्ट होती है टॉप मार्जिन होती है। अगर अब आप सिर्फ इसे बढ़ाएंगे देन आप देख पाएंगे कि टॉप से जगह को घेर रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि टॉप से जगह घिरे और टॉप से जगह आपकी मार्जिन में जाए देन आप फर्स्ट वाले को घटाएंगे बढ़ाएंगे। इसके बाद में अगर आप आगे जाते हैं तो 6 टॉप के बाद में देखिए राइट है। राइट से अगर आप ये चाहते हैं कि जगह जो है आपकी घिरे, मार्जिन राइट से आए, देन आप टॉप राइट में जा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप बॉटम में जाते हैं देन आप ऐसे करके बॉटम में जा सकते हैं। और ये हमारी होती है लेफ्ट मार्जिन। तो ऐसे करके सभी मार्जिन्स को हम अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं और अलग अलग मार्जिन यहाँ पर हम दे भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए 9 पिक्सल हमने दे दी टॉप मार्जिन और 6 पिक्सल दे दी हमने राइट मार्जिन और फिर से 9 पिक्सल हमने दे दी बॉटम मार्जिन और फिर से हमने 6 पिक्सल दे दी लेफ्ट मार्जिन। इसका याद रखिएगा, ये है हमारी राइट, ये होती है हमारी राइट। इसके बाद में ये जो होती है ये हमारी ये होती टॉप। और जो नेक्स्ट मार्जिन है ये राइट। और जो ये है टॉप राइट बॉटम। और ये लेफ्ट। ये मैंने कमेंट से आप लोगों को बताने की कोशिश की है। ये जो पहली वाली होती है ये टॉप, फिर राइट, फिर बॉटम और फिर आपकी लेफ्ट की मार्जिन। देन आप यहाँ पर अंतर नजर देख पाए। चलिए दूसरे तरीके से अगर मैं आपको लोगों को समझाऊं तो क्या होता है, चलिए मैं पेंट में चलता हूँ और यहाँ से मान लीजिए कोई बॉक्स, तो ये क्या होता है कि ये ऐसे चलता है। सबसे पहले इधर, और उसके बाद में आते हैं, एक मिनट, एक्चुअली इसे यहाँ पर होना चाहिए। सबसे पहले इधर, उसके बाद में यहाँ पर सेकंड। इसे रोटेट कर देता हूँ मैं 90 और ये सेकंड और थर्ड अप्लाई करता हूँ, ये आपका थर्ड और उसके बाद में फोर्थ अप्लाई करता हूँ ऐसे। अगर इन्हें आप नंबर दें तो आप ऐसे करके नंबर दे सकते हैं। इसे आपने नंबर दिया 1, इसे आप 2 और इसे आप 3 नंबर और इसे आप 4 नंबर दे सकते हैं। यानी कि जो हमने मार्जिन सेट की थी ये आपकी टॉप वाली हो गई, सबसे पहले नंबर, फिर राइट आए, फिर लेफ्ट गए। ये साइकिल क्लॉक वाइज चलती है।
इतना याद रखिएगा। ये क्लॉकवाइज सर्किल चलता है और जिससे हम लोग मार्जिन, पैडिंग, हर चीज़ को सेट कर पाएंगे। तो मार्जिन हमने आप लोगों को बताया कि किसी इमेज के या किसी भी एलिमेंट के चारों ओर छोड़ा गया वह स्थान जहाँ पर हम कुछ भी नहीं लिखना चाहते हैं उसे मार्जिन कहते हैं। और पैडिंग क्या होता है, पैडिंग याद रखिए, पैडिंग हमने मान लो दे दीजिए 6 पिक्सल। अब देखिए क्या अंतर नजर आता है आपको कि यानी कि इमेज की बीच की जगह, एक मिनट इसे थोड़ा सा बढ़ाते हैं, 16 करते हैं, देखिए क्या अगर ये लोगो ना होकर कुछ और होता तो आप लोगों को और भी बेहतर समझ में आता है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, लोगों को हटा के कुछ और इमेज लेता हूँ। ना अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि पैडिंग क्या हो रहा है। उस बॉक्स के बीच की जगह, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, इंस्पेक्ट पे चलता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ पैडिंग एक्चुअली है क्या। मार्जिन और पैडिंग को समझना बहुत जरूरी है और एक्चुअली लोगों को जल्दी समझ में नहीं आती है, लेकिन मैं आप लोगों को पूरा डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। इसलिए अगर मैंने यहाँ से देखिए बढ़ाया पैडिंग, तो देखिए क्या हो रहा है, बॉक्स के अंदर जगह बढ़ रही है और मार्जिन में क्या था, बॉक्स के बाहर जगह बढ़ती थी। तो इस बात को आप ध्यान से समझिए। अगर आपने इसे 0 कर दिया, दिन देखिए ऐसे, ये मतलब कह रहा कि बॉक्स के अंदर की जगह खाली हो रही है। और अगर आप यहाँ से मार्जिन घटाएंगे बढ़ाएंगे, मार्जिन होती है आपकी बॉक्स की चारों ओर, तो वो आप दे पाएंगे सिंपल, ठीक है। तो ऐसे करके भी आप मान लीजिए आपके पास 2 बक्सा हैं और उन दोनों बक्सों को रखने के बीच में जो जगह होती है उसे हम लोग मार्जिन कहते हैं। मतलब एक बॉक्स यहाँ रख दिया, एक बॉक्स यहाँ रखा, तो इन दोनों के बीच की जो जगह है उसे मार्जिन कहते हैं। और उसके अंदर मान लीजिए आपने कोई डब्बा रखा, कोई छोटा सा डब्बा रखा और मान लीजिए बक्सा इतना बड़ा है आपका और डब्बा आपने इतना छोटा रखा, तो उस बक्से और उस डब्बे के जो बीच की जगह है उसे आप लोग पैडिंग कहेंगे और 2 बक्सों की जगह को आप लोग क्या कहेंगे, मार्जिन। तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। और अगर नहीं क्लियर हुई है, हाँ, तो आप सिंपल जा सकते हैं गूगल पे और यहाँ पे डालिए मार्जिन इन CSS और इमेज पे जाइए, दिखाता हूँ आप लोगों को। हाँ, अब इन्होंने देखिए बहुत अच्छे से समझाया, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि यहाँ पर देखिए ये बॉर्डर है, पोजीशन है सिंपल। हाँ, ये देखिए पैडिंग है, ये बॉक्स था, बॉक्स के बीच की जो जगह थी वो पैडिंग है और जो 2 बॉक्सों के बीच की जगह है वो मार्जिन है, सिंपल है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब आगे हम लोग देखने वाले हैं आईडी और क्लास के बारे में। जैसे आपने देखा होगा कि क्या होता है कि हमने इतनी सारी इमेज दी थी, 4 इमेज है हमारे पास और चारों सेम इमेज थी। और अब अगर हमें टारगेट करना हुआ, इन सब चीज़ों को हम हटा देंगे। अब हमें टारगेट करना हुआ, जैसे मान लीजिए आप कहेंगे सर ING करके टारगेट कर लीजिए, बिल्कुल सही है, हमने ING करके टारगेट कर लिया। और इसके बाद में आप देखेंगे हमने यहाँ पे दिया जैसे बॉर्डर 6 पिक्सल सॉलिड ब्लू, देन ये चारों पर अप्लाई हो रहा है चारों पर अप्लाई हो रहा है, लेकिन हमें किसी एक इमेज पर ही लगाना है, क्योंकि ऐसे तो आपके पास कोई भी वेबसाइट होगी उसमें आपके पास हजारों फोटो होंगी और उन सारी फोटोज पे एक ही आप CSS थोड़ी लगाएंगे, सब पर अलग अलग आपको लगाना होगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इन सबको अलग एक आइडेंटिफायर दे देंगे, नाम दे देंगे, ID दे देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल मान लीजिए आपको इस वाली इमेज को, जो फर्स्ट इमेज है, इसे नाम देना है, देन आप यहाँ पर क्या कर देंगे,
स्पेस देंगे और आईडी इक्वल डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप सिंपल मान लीजिए आपने यहाँ पर दे दिया इमेज1 इसका नाम, तो इस वाली इमेज का नाम हो गया इमेज1। ऐसे करके आप किसी भी इमेज को अलग अलग नाम दे सकते हैं, सिंपल है। इमेज2 दे दिया, ऐसे आपने इसे नाम दे दिया इमेज3। अब देखिए अगर मुझे इसे टारगेट करना हुआ, अब टारगेट कैसे करेंगे इस बात को ध्यान दीजिए। आईडी है, आईडी को आप हैश लगाकर टारगेट करते हैं, हैश लिखेंगे और उसके बाद में आप आईडी को देंगे, इमेज1 आपने दे दिया। और अब देखिए अगर हम कुछ भी करेंगे, जो भी काम करेंगे, मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पर सिंपल बॉर्डर ही दे दिया, बॉर्डर दे दिया हमने 6 पिक्सल का। तो देखिए क्या होता है, बताना पड़ेगा। सॉलिड रेड, देखिए अब रेड पे रेड शायद आप लोगों को नजर नहीं आ रहा होगा, इसीलिए मैं क्या करता हूँ ब्लैक कर देता हूँ। ब्लैक किया, अब आप देख पा रहे होंगे कि सिर्फ एक इमेज पर ऐसे करके आप कोई भी CSS का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद में अगर आप जाते हैं कि इमेज2 को टारगेट करना है, देन आप HIMG2 को टारगेट कर सकते हैं। इतना याद रखिए, अगर आपको आईडी टारगेट करना है तो आप हैश लगाएंगे। चलिए दूसरा एक और भी चीज होती है जिससे हम लोग आइडेंटिफाई इसे कर सकते हैं, वो होता है क्लास। अब अगर आपको इसे क्लास देना है, देन आप यहाँ पर सिंपल क्लास एट्रीब्यूट का उपयोग करके इसे क्लास दे सकते हैं। मान लीजिए इमेज क्लास दे दिया आप ऐसे भी टारगेट कर सकते हैं बाई क्लास। क्लास को आप डॉट से टारगेट करते हैं, डॉट इमेज, और जो भी आप लगाना चाहें बॉर्डर मान लो आपने लगा ही दिया है 6 पिक्सल का, सॉलिड ब्लैक, और बाकी CSS को अब हम हटा दें। और इससे हमने किया इमेज ये पिक्सल PX होता है पिक्सल। नाउ अब आप लोग कहेंगे सर इन दोनों में अंतर क्या है, आईडी और क्लास में अंतर क्या है, तो इस चीज को ध्यान से समझिए अंतर क्या है। जैसे आपने जब आईडी दिया था तब मैंने देखी सबको आईडी अलग अलग दिया था। Ctrl Z से हम लोग वापस आए और सिंपल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आईडी हमने इसे दे दिया, यहाँ पर आईडी हमने इसे दे दिया, और यहाँ पर आईडी हमने इसे दे दिया। मान लीजिए आपके पास 800 इमेज है और 800 इमेज में आपको 200 पर अलग काम करना है, 200 पर अलग काम करना है, 200 पर अलग काम करना है और 200 पर अलग काम करना है। 4 बार में आपको काम करना है। तो अगर आप सबको अलग अलग आईडी देंगे, सबके लिए अलग अलग CSS लिखेंगे तो बहुत लंबा कोड चला जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, आईडी ना देकर उसे क्लास दे देते हैं। अब क्लास से फायदा ये होता है कि एक ही क्लास को उन 200 इमेज पे दे देंगे, तो उससे हमारा बेनिफिट ये रहेगा जब भी हम क्लास को टारगेट करेंगे तो उन 200 इमेज को हम स्पेसिफिकली टारगेट कर पाएंगे और उस पर स्टाइलिंग कर पाएंगे। तो दोनों में अंतर ये है कि आप आईडी और क्लास दोनों को आइडेंटिफाई तरीके से यूज कर सकते हो, राइट है। हाँ, लेकिन अंतर इतना है कि आप आईडी को रिपीट नहीं कर सकते हो जबकि क्लास को कर सकते हो। क्लास को आप रिपीट कर सकते हो, मान लीजिए एक क्लास तो आपको 2 3 4 इमेजेस पे या 2 3 4 कंटेंट पे डाल सकते हो, 8 कंटेंट पे 100 जितने भी कंटेंट पे चाहो डाल सकते हो, लेकिन आईडी आपको सिर्फ एक ही देनी है। ऐसे समझ लीजिए कि आईडी जो होता है आपका मान लीजिए रोल नंबर है, जो कि हो सकता है किसी का भी
हो सकता, लेकिन वो रोल नंबर किसी दूसरे को नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जो आपका रोल नंबर 1 है वो सीरत का भी है और शुभम का भी है, लेकिन दोनों एक क्लास में हो सकते हैं। इसीलिए क्लास जो है हम लोग 2 3 4 लोगों को एक साथ दे सकते हैं, जबकि आईडी हम लोगों को अलग अलग ही देनी पड़ेगी। यही अंतर होता है दोनों में, आईडी और क्लास में। आगे हम लोग इसका उपयोग करने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए। अब हम लोग देखने वाले हैं HTML लिंक्स। HTML लिंक्स तो आपको मैंने सिंपल बताया था पहले HTML के क्लास में कि आप लिंक लगाने के लिए सिंपल एंकर टैग का उपयोग करते हैं। हाइपर रेफरेंस में जो चाहें वो दे सकते हैं। मान लीजिए आपने दे दिया s.jpg और यहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं, तो ये एज ए लिंक यहाँ पर आपको शो कराएगा, राइट। जब आप इस पर क्लिक करेंगे देन देखिए ये इमेज ओपन हो रही है। ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, किसी भी इमेज, किसी भी वेबसाइट को सिंपल टारगेट कर लेते हैं। और मैंने क्या किया, यहाँ पर इसे सिंपल हमारे काम कर रहा है। तो ऐसे करके आप लिंक तो लगा सकते हैं। आप इसे कैसे टारगेट करेंगे, सिंपल हमने ए टैग को टारगेट किया, एंकर टैग, फिर बोला कि भाई देखो इसका जो कलर है, पहली बात तो इसका कलर जो है वो ब्लैक कर दो। ठीक है भाई, मान लेगा हमारी बात। और जो इसका कलर है उसे ब्लैक कर दिया गया। और हम इसका क्या क्या कर सकते हैं, मान लीजिए हमने इससे बोला कि भाई देखो टेक्स्ट डेकोरेशन जो है नन कर दो। टेक्स्ट डेकोरेशन नन हमने इसलिए करवाया ताकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो नीचे लाइनिंग के ये जा सके। तो ऐसे करके आप लिंक पर कोई भी प्रॉपर्टी का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसका फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। क्लियर? चलिए ठीक है। अब है टारगेट एट्रीब्यूट। टारगेट एट्रीब्यूट का क्या उपयोग होता है, जैसे मान लीजिए अभी मैं देखिए क्या कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे राम पर क्लिक कर रहा हूँ देन हमारी ये इमेज तो ओपन हो रही है, लेकिन वो सब चला जा रहा है। तो यहाँ से हमें बैक पे जाना पड़ रहा है। अब हम चाहते हैं जब हम इस पर क्लिक करें तो ये नए टैब में ओपन हो हमारी इमेज। तब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर हम इसी के अंदर यूज कर लेंगे टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक यूज करके जैसे हम इसे रिफ्रेश करेंगे और अब अगर हम इस पर क्लिक करेंगे देन आप देख सकते हैं कि ब्लैंक पेज पे नए टैब पर ये ओपन। और एक्चुअली टारगेट हमारे दो होते हैं, टारगेट सेल्फ भी होता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो टारगेट सेल्फ भी होता है और बाय डिफॉल्ट टारगेट सेल्फ ही लगा होता है। इसलिए अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो इसी में ओपन होगा, इसे टारगेट सेल्फ कहते हैं। और नए टैग में वो ओपन होगा, इसे टारगेट ब्लैंक कहते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है और अभी हमारे पास CSS पढ़ाने के लिए बहुत कुछ बाकी है। आप लोगों को अभी इमेज फ्लोटिंग के बारे में बताना है, टेबल के बारे में बताना है, लिस्ट के बारे में बताना है और फॉर्म के बारे में बताना है। तो इतना सब कुछ हम एक वीडियो में लेके जाने वाले थे, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। लगभग में 2 3 4 घंटे का वीडियो बनेगा जाके, जो कि किसी को भी थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, आज का वीडियो यहीं पर स्टॉप करता हूँ और आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सबसे पहले तो आप हमारे इस चैनल को अभी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।